हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम वर्जीनिया वुल्फ को पढ़ेंगे। वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे करने वाले हैं डिस्कस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये आपके एलटी की थ्योरी की क्लास 73 क्लास होगी। ठीक है, 73 क्लास होगी ये आपके एलटी की। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको थ्योरी क्लासेस मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। और एलटी की भी थ्योरी क्लासेस 73 हो गई है, बाकी प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है। तो वर्जीनिया वुल्फ के बारे में पढ़ेंगे। वर्जीनिया वुल्फ जो कि मॉडर्न एज की बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखिका है। ठीक है, ये मॉडर्न एज की हैं, मॉडर्न एज से बिलोंग करती हैं जो वर्जीनिया वुल्फ हैं। ठीक है, एंड बर्थ एंड पेरेंटिस की बात करेंगे अगर हम, इनका जन्म कब हुआ था, तो पहले इतना याद रखेंगे कि इनका फुल नेम क्या है। तो फुल नेम की बात करेंगे अगर इनके, तो एडलिन वर्जीनिया स्टेफन, ये इनका फुल टाइटल है। वर्जीनिया वुल्फ का ये पूरा नाम है एडलिन वर्जीनिया स्टेफन। ठीक है, ये इनके बचपन का नाम है एडलिन वर्जीनिया स्टेफन। तो ये याद रखना इनके बचपन का नाम है। ओके, और इनका जन्म कब हुआ था? 1882 में लंदन में हुआ था इनका जन्म। 25 जनवरी 1882 में लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था तो ये भी याद रखना है, साउथ केंसिंगटन लंदन में हुआ था। साउथ केंसिंगटन लंदन में इनका जन्म हुआ था। ये प्लेस ऑफ बर्थ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्लेस ऑफ बर्थ। इनके जो फादर थे, और बात करेंगे इनकी डेथ कब हुई थी, तो 28 मार्च 1941 में ये डूबकर मर गई थी, मतलब सुसाइड किया था इन्होंने। उम्र थी उस समय इनकी 59। तो ये ध्यान रखना है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है, ये है क्या, वर्जीनिया वुल्फ जो है ये है क्या, तो नोवेलिस्ट है। और क्या है? नोवेलिस्ट है, एसिस्ट है। ठीक है बच्चा, एसिस्ट है, पब्लिशर थी, एटसेट्रा। तो ये ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ओके, और इनके हस्बैंड का नाम क्या था, तो इनके हस्बैंड का नाम लियोनार्ड वुल्फ था। आगे है सब, लेकिन मैं यहीं पे बता दे रही हूँ ताकि जब ये वाला पोर्शन आएगा तो हम जल्दी से स्किप कर देंगे। ठीक है, लियोनार्ड वुल्फ ये इनके हस्बैंड का नाम था। ठीक है, ये इनके हस्बैंड थे लियोनार्ड वुल्फ। तो ये ध्यान रखना है। बाकी इनके फादर का नाम की बात अगर करेंगे, इनके फादर कौन थे, ये रहे इनके फादर, ये रहे, ये इनके फादर हैं। ठीक है, सर लेस्ली स्टीफन, ये इनके फादर का नाम है, सर लेस्ली स्टीफन। और इनकी मदर का नाम था जूलिया प्रिंसेप जैक्सन। इनकी मदर का नाम था जूलिया जैक्सन, ये इनकी मदर का नाम था। तो ये मोटा मोटा पूरा मैंने पॉइंट बता दिया है। ठीक है, अब आते हैं इस पे। देखिए, बात करेंगे वर्जीनिया वुल्फ की, तो इनका जन्म 1882 में हुआ था, लंदन में हुआ था। और इनके बचपन का नाम एडलिन वर्जीनिया स्टीफन है। एक मिनट, हाँ, एडलिन वर्जीनिया स्टीफन है। ठीक है, ये इनके बचपन का नाम था। इनके पिता जो थे ना, इनके पिता का नाम ये था सर लेस्ली स्टीफन। ठीक है, ये सर लेस्ली स्टीफन ये विक्टोरियन एरा के एक फेमस क्या थे, एक फेमस विक्टोरियन एरा के एक फेमस एडिटर थे, ये ध्यान रखना है, और राइटर थे। और इन्होंने डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी के पहले एडिटर भी थे। तो डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी के ये फर्स्ट एडिटर थे इनके फादर, सर लेस्ली स्टीफन। ये याद रखना है। माँ का नाम याद रखना है जूलिया प्रिंसेप स्टीफन, मैंने बताया अभी, जूलिया प्रिंसेप स्टीफन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इनकी माँ का नाम था। दूसरा पॉइंट पे आ जाएंगे, ब्लूम्सबरी ग्रुप। जब बात वर्जीनिया वुल्फ की आएगी तो ये वाला ग्रुप जरूर आएगा। हुआ क्या था कि 1904 में इनके फादर की डेथ हो जाती है, वर्जीनिया वुल्फ के फादर की डेथ हो जाती है। तो वर्जीनिया ने क्या किया, अपने भाई बहनों के साथ लंदन के ब्लूम्सबरी इलाके में रहने चली गई। ठीक है, और यहाँ इन्होंने कुछ इंटेलेक्चुअलिस्ट और राइटर थे, उनका एक ग्रुप बनाया जिसे ब्लूम्सबरी ग्रुप कहा जाता है। यानी कि कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, कुछ ऐसे राइटर थे जो बुद्धिजीवी थे, और कुछ ऐसे राइटर का एक ग्रुप बनाया जिसमें ब्लूम्सबरी ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, तो इस ब्लूम्सबरी ग्रुप में कौन कौन से हैं? इंटेलेक्चुअल्स इंक्लूडिंग ई एम फॉस्टर है, जॉन मेनॉर्ड कीनेस है, लिटन स्टैची हैं,
और खुद वर्जीनिया वुल्फ है। तो ये ब्लूम्सबरी ग्रुप में ये चारों प्रोमिनेंट है, नाम याद रखना है, ठीक है। ये याद रखना, E.M. फॉस्टर हैं, जॉन मेनार्ड किन्स हैं, लिटन स्टैची, ये सारे बड़े विद्वान शामिल हैं इस ब्लूम्सबरी ग्रुप में और वर्जीनिया वुल्फ ने बनाया था। अब आ जाते हैं, ये लोग ना अपने अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल, मॉडर्न व्यूज़ किस पे, आर्ट एंड सोसाइटी के लिए जाने जाते थे। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये लोग जो पुराने रीति रिवाज को नहीं मानते थे, जैसे विक्टोरियन एरा में क्या था कि पुराने रीति रिवाज को, मतलब ये लोग पुराने रीति रिवाज को नहीं मानते थे। ये कला और समाज के प्रति ना इनके जो थॉट थे ना वो मॉडर्न थे। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, होगार्थ प्रेस, ये इंपॉर्टेंट है। होगार्थ प्रेस 1917 में क्या हुआ था, 1917 में वर्जीनिया और इनके जो हस्बैंड थे लियोनार्ड वुल्फ, ठीक है, लियोनार्ड वुल्फ, इन दोनों ने मिलकर होगार्थ प्रेस की स्थापना की थी। होगार्थ प्रेस की स्थापना की थी। ये एक कंपनी है जहाँ पे बुक पब्लिश होती है, ठीक है। तो यहीं पे ये जो होगार्थ प्रेस था ये वर्जीनिया वुल्फ का था। वर्जीनिया और उनके हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर इसको फाउंड किया था। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे, इसकी जो शुरुआत थी ना होगार्थ प्रेस की, इसकी शुरुआत उन्होंने एक हॉबी के तौर पर, एक शौक के तौर पर अपने घर के डाइनिंग रूम में मशीन लगा कर की थी। सबसे पहले इसकी शुरुआत ऐसे ही इन्होंने किया था, एक हॉबी के तौर पर, एक शौक था और अपने घर के डाइनिंग रूम में एक मशीन लगा कर किया था। बाद में क्या होता, इस प्रेस ने बाद में T.S. इलियट की जो फेमस पोयम है ना, द वेस्टलैंड, कैथरीन मैन्सफील्ड एंड उल्फ की खुद की नॉवल याद रखना है। तो बाद में क्या हुआ कि T.S. इलियट की द वेस्टलैंड, कैथरीन मैन्सफील्ड की कहानियाँ और खुद वर्जीनिया वुल्फ के जो नॉवल है वो यहीं पे पब्लिश हुए थे, पब्लिश किया था। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाद में इसी प्रेस ने, होगार्थ प्रेस ने ही T.S. इलियट के फेमस जो पोएम थी वेस्टलैंड, कैथरीन मैन्सफील्ड की जितनी कहानियाँ थी और खुद वर्जीनिया वुल्फ के कुछ नॉवेल्स थे जो यहाँ पे पब्लिश हुए थे। तो ये पॉइंट देखना। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, मैरिज टू लियोनार्ड वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ ने लियोनार्ड वुल्फ से शादी कब की थी, तो 1912 में, 1912 में वर्जीनिया ने लियोनार्ड वुल्फ से शादी की। लियोनार्ड क्या थे लियोनार्ड एक ना यहूदी थे, याद रखना, एक यहूदी राइटर थे, एक जूइश राइटर थे लियोनार्ड, और एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी थे, ठीक है, राजनीतिक विचारक भी थे। तो वर्जीनिया जीवन भर, जो वर्जीनिया थी ना, उनको ना जीवन भर मेंटल बीमारी से जूझती रही, मतलब मेंटल इलनेस से वो जूझती रही पूरे लाइफ टाइम वर्जीनिया। लेकिन लियोनार्ड ने हमेशा उनका साथ दिया, उनकी केयर टेकर बन के रहे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। मेंटल हेल्थ एंड ट्रोमा, नेक्स्ट जो फैक्ट है याद रखना है इसको भी। वर्जीनिया को जीवन भर डिप्रेशन, बाइलोपर डिसऑर्डर की बीमारी रही, जीवन भर डिप्रेशन की बीमार थी वो बेचारी, बाइलोपर डिसऑर्डर की बीमारी थी इनको, ठीक। रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि उनकी माँ पिता, उनकी जो स्टेप सिस्टर है स्टेला, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उनके जो पेरेंट्स थे, मदर, फादर, और उनकी जो बहन थी, इनकी बहन स्टेप सिस्टर थी स्टेला, ये इनकी सिस्टर थी, स्टेप सिस्टर थी, ठीक है। क्या हुआ था कि इनकी डेथ हो गई थी, कम उम्र में इन तीनों की डेथ हो गई थी और जिनसे इनको गहरा सदमा भी लगा था। बट ये भी एक रीज़न था और ये भी एक रीज़न था और एक रीज़न ये भी था कि कुछ क्रिटिक का ये भी मानना था कि बचपन में इनके जो स्टेप भाई थे, जैसे कि जॉर्ज वगैरह, जेराल्ड डकवर्थ, उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज़ भी किया था, तो जिससे इनकी मानसिक हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचा था। ये भी ऐसा रीज़न था। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। अगला जो पॉइंट है, नैरेटिव इनोवेशन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग की नई स्टाइल को इन्होंने अपनाया। वर्जीनिया वुल्फ जो थी ना, वो राइटिंग की जो पुरानी स्टाइल थी, जैसे कि विक्टोरियन एरा के जो लोग, मतलब विक्टोरियन एरा के जो राइटर थे, वो अपनी राइटिंग जब लिखते थे तो जो स्टाइल अपनाते थे, तो वर्जीनिया वुल्फ को वो स्टाइल पसंद नहीं थी। विक्टोरियन एरा की जो स्टाइल थी, लिखने वाली स्टाइल, वो पसंद नहीं थी। उन्होंने लिखने का एक नया तरीका अपनाया। जितने भी मॉडर्निज्म है उनका यही तरीका था। वो लोग क्या करते थे, इनोवेटिव वे ढूंढा तक, मतलब पुराना तरीका उन्होंने अपनाया नहीं, नया तरीका ढूंढा। तो वर्जीनिया वुल्फ ने लिखने का एक नया तरीका अपनाया जिसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसको कॉइन करने वाले विलियम जेम्स हैं, प्रिंसिपल ऑन साइकोलॉजी 1890, उनका जो बुक है उसमें इन्होंने कॉइन किया था। लेकिन इसको यूज़ किसने किया, तो ये मॉडर्न एरा के राइटर ने किया, स्पेशली वर्जीनिया वुल्फ,
ठीक है, E.M. फॉस्टर, ये सारी चीज़ों ने इन लोगों ने यूज़ किया। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये हुआ, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस का मतलब कहानी को ना बाहरी घटनाओं के बजाय कैरेक्टर के मन में चलने वाले जो थॉट है, जो थॉट का प्रवाह है, लगातार जो थॉट चल रहे हैं उसके रूप में लिखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इसे ही वर्जीनिया वुल्फ ने इसे ही लुमिनस हैलो कहा है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस को क्या कहा है? लुमिनस हैलो कहा है। ठीक है, ध्यान रखना। इनका एक एस्से है मॉडर्न फिक्शन। ठीक है, इनका एक एस्से है मॉडर्न फिक्शन जो कब आया था? 1919 में आया था। और इसी नई स्टाइल को क्या कहा जाता है? मैनिफेस्टो माना जाता है। इसी न्यू स्टाइल को, ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस है, इसी न्यू स्टाइल को मैनिफेस्टो माना जाता है। इनका जो एस्से है मॉडर्न फिक्शन, इसी न्यू स्टाइल के लिए माना जाता है मैनिफेस्टो। ठीक है, ये ठीक है। तो ये जो इनका एस्से है मॉडर्न फिक्शन 1919 में आया था, इसी स्टाइल के लिए मैनिफेस्टो माना जाता है। ये पॉइंट याद रखना। फेमिनिस्ट लैंड, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। तो फेमिनिस्ट लैंडमार्क, अ रूम ऑफ वंस ओन, ये भी इनका एक वर्क है। ठीक है, अ रूम ऑफ वंस ओन, ये इनकी फेमस बुक है। तो कब आई थी? 1929 में आया था ये। ठीक है, 1929 में इनकी फेमस बुक अ रूम ऑफ वंस ओन पब्लिश हुई थी, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए 2 भाषणों पर बेस्ड है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें फेमस जो, ये ध्यान रखना है, इसमें फेमस जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था अगर किसी महिला को फिक्शन लिखनी है, जैसे किसी महिला को कहानी, इसमें इन्होंने कहा था कि अगर किसी महिला को कहानी लिखनी है तो उसके पास पैसा और खुद का एक कमरा होना चाहिए, रूम फॉर हर ओन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इसी में इन्होंने शेक्सपियर की एक काल्पनिक बहन जूडिथ शेक्सपियर का भी एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, जूडिथ शेक्सपियर का उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल देकर बताया कि कैसे पुराने समय में प्रतिभाशाली जो महिलाएं थीं, ठीक है, जैसे शेक्सपियर थे। इन्होंने जूडिथ शेक्सपियर इसलिए कहा कि जैसे शेक्सपियर थे, उनको कितने विद्वान थे, है ना। तो इन्होंने कहा कि जैसे शेक्सपियर काफ़ी टैलेंटेड थे, काफ़ी विद्वान थे, तो वो एक मेन थे, तो उनको मौका मिला तो वो आगे बढ़े। अगर शेक्सपियर की कोई बहन होती, जूडिथ शेक्सपियर नाम की अगर कोई बहन होती, क्या उनमें भी उतनी ही प्रतिभाशाली होती? क्या उनको भी आगे बढ़ने का उतना ही मौका मिलता? नहीं मिलता। इसलिए इन्होंने जूडिथ शेक्सपियर का उदाहरण देकर बताया कि कैसे पुराने समय में जो प्रतिभाशाली, जो टैलेंटेड महिलाएं थीं, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता था। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, जेंडर बायस था। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, रिलेशनशिप विद विटा शैकविल वेस्ट। ये भी ध्यान रखना कि इनका विटा शैकविल वेस्ट के साथ एक रिलेशनशिप था। ये जो थी ना विटा शैकविल वेस्ट, ये एक ना पोएटिस थी, वर्जीनिया की पोएटिस विटा शैकविल वेस्ट के साथ एक गहरा और इमोशनल रिश्ता था। और इस रिश्ते से प्रेरित होकर उन्होंने एक अनोखा नॉवल लिखा जिसका नाम था ऑरलैंडो, 1928 में। इसी रिश्ते से प्रेरित होकर विटा शैकविल वेस्ट, ये एक पोएटेस हैं और इनसे काफ़ी अच्छा इनका रिश्ता था, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी रोमांटिक रिश्ता था। और इसी रिश्ते से इंस्पायर होकर इन्होंने एक यूनिक नॉवल लिखा जिसका नाम था ऑरलैंडो। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें क्या था कि इसे वीटा के लिए इन्होंने एक लव लेटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, किसके लिए? वीटा के लिए। वीटा के लिए ऐसा कहा जाता है कि शायद इन्होंने वीटा के लिए ये लव लेटर लिखा हो, है ना। लव लेटर भी कहा जाता है क्योंकि इस नॉवल में मेन जो कैरेक्टर है वो सदियों तक जीवित रहता है और उसका जो जेंडर है वो पुरुष से महिला में बदल जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, द आर्ट्स एंड द फाइनल नॉवल। द आर्ट्स और फाइनल नॉवल, इनका जो फेमस नॉवल है वो है मिसेस डैलोवे। ठीक है, मिसेस डैलोवे का शुरुआती नाम क्या था? द आर्ट्स, यानी कि जब इसको लिखा गया था तो इसका शुरुआती टाइटल था द आर्ट्स, बाद में मिसेस डैलोवे पड़ा। तो ये ध्यान रखना है। इनके लाइफ टाइम में पब्लिश होने वाला सबसे लास्ट फाइनल नॉवल कौन सा है? तो बिटवीन द एक्ट है, जो 1941 में आया था। 1941 में इनकी डेथ भी हो जाती है, तो इनके लाइफ टाइम में ये इनका फाइनल नॉवल था, बिटवीन द एक्ट। ये आपने याद रखना है, ओके। और भी कई इनके वर्क्स हैं, जैसे कि वाई एज आउट है, नाइट एंड डे है, जैकब रूम है, मिसेस डैलोवे है, टू द लाइट हाउस भी है इनका वर्क, ऑरलैंडो है, ये एक बायोग्राफी है। ठीक है, ऑरलैंडो। और द वेव्स है, ईयर्स है। मैं क्या करूँगी ना, एक वीडियो ऐसा बनाऊंगी ना, सारे मेजर वर्क रहेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ओके।
ये इनका फाइनल नॉवल है, बिटवीन द एक्ट 1941 में आया था, इनका फाइनल नॉवल है। और द आर्ट्स, ये जो मिसेस डैलोवे है ना, ये इसका शुरुआती अर्ली जो टाइटल है वो दी आर्ट्स है, तो ये ध्यान रखना बच्चे, ओके। और इसमें जो बिटवीन द एक्ट में ना, ये जो कहानी, इसमें जो कहानी है ना, वर्ल्ड वार सेकेंड के शुरू होने से ठीक पहले एक अंग्रेजी गांव में हो रहे प्ले पर ये बेस्ड है कहानी। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है ट्रेजिक डेथ, 1941 में इनकी ट्रेजिक डेथ हो जाती है। वर्जीनिया वुल्फ जो थी ना, वो मानसिक बीमारी, इनकी जो मानसिक बीमारी रहती थी, कभी ठीक हो जाती थी, कभी दोबारा से आ जाती थी। तो क्या हुआ कि इनकी जो मानसिक बीमारी है वो दोबारा आ गई, और दूसरे जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था उसके डर को सहन नहीं कर पा रही थी ये। और इनके पति यहूदी थे, इसलिए वे नाजियों की हिट लिस्ट में थे, समझ में आ रहा ना। तो ये सहन नहीं कर पाई, चाहे उनकी मानसिक बीमारी हो, चाहे वर्ल्ड वार सेकेंड जब होने वाला था उसके डर को वो नहीं सहन कर पाई। चूँकि इनके पति यहूदी थे, इसलिए वो नाजियों के हिट लिस्ट में थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, 28 मार्च 1941 में इनके घर के पास एक नदी है जिसका नाम है उज रिवर उज, ठीक है। इनके घर के पास एक नदी है जिसका नाम क्या था, उज रिवर। इसी में डूबकर इन्होंने सुसाइड कर लिया। और मरने से पहले इन्होंने अपने पति लियोनार्ड वुल्फ के लिए एक बहुत ही इमोशनल सुसाइड नोट छोड़ा था। काफ़ी दुख हुआ मुझे भी सच में पढ़ के इनको लेके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। मिसेस डैलोवे है, ये 1925 में आया था, 14 मई 1925 में। आके देखते हैं, इसमें मॉडर्निस्ट लिटरेचर के है। अब आते हैं इनके नॉवल पे, ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ का ये जो नॉवल है मिसेस डैलोवे, ये 1925 में ये पब्लिश हुआ था। इंग्लिश लिटरेचर की मॉडर्निस्ट लिटरेचर का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है ये, ठीक है, काउंटर स्टोन है। आगे देखते हैं सबसे नैरेटिव टेक्निक। इस प्ले में क्या हुआ, इस नॉवल में कौन सी टेक्निक इन्होंने यूज़ किया है, लिखने की जो स्टाइल है, इस नॉवल में इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया है। इस डिवाइस का इन्होंने इसमें यूज़ किया है। इसका मतलब क्या होता है, इसे इंटरनल मोनोलॉग भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कहानी बाहर क्या हो रहा है, मतलब कहानी के बाहर क्या हो रहा है वो नहीं दिखाया जाएगा, उससे ज़्यादा कैरेक्टर के मन में क्या थॉट चल रहे हैं उस पर ये नॉवल बेस्ड है। अगर किसी राइटर ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस डिवाइस यूज़ किया है अपने प्ले में, इट मीन्स कि बाहर कहानी क्या हो रही है वो नहीं, कैरेक्टर के मन में क्या थॉट चल रहा है लगातार, उस पर यह कहानी बेस्ड है। समझ में आया। टाइम पीरियड की बात करेंगे, द इंटायर प्लॉट टेक्स प्लेस ऑन सिंगल डे इन मिड जून 1923 इन पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट लंदन। तो पूरी कहानी, इसमें जो मिसेस डैलोवे की पूरी कहानी है ना, ये सिर्फ एक दिन में घटती है। कहानी जून 1923 के सिर्फ एक दिन की है, सुबह दोपहर शाम, ख़त्म कहानी, एक ही दिन की कहानी है। और ये टाइम कब था, ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के ख़त्म होने के बाद का टाइम था, यानी कि वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका था, उसके बाद की ये कहानी है। सेटिंग इसकी कहाँ रखी गई है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसकी सेटिंग, कहानी मेनली अगर देखा जाए लंदन के वेस्टमिनिस्टर इलाके में घटती है कहानी, तो ये ध्यान रखना है। की डिवाइस की याद रखेंगे, की डिवाइस भी याद रखना। लंदन की एक फेमस घड़ी है जिसका नाम है बिग बेन, ठीक है। बिग बेन का बजना कहानी में बार बार आता है और ये कैरेक्टर को समय बीतने का एहसास दिलाता है और अलग अलग जगह पर जो भी कैरेक्टर है ना उसको एक सूत्र में बांधता है, ये जो बिग बेन है। तो इस रिप्ले से, इस नॉवल से ये रिलेटेड है, ध्यान रखना। आ जाते हैं कैरेक्टर पर। तो क्लैरिसा डैलोवे, ये जो क्लैरिसा डैलोवे है यही मिसेस डैलोवे है, ठीक है। और ये कहानी की प्रोटैगनिस्ट हैं, ये कहानी की क्या है, प्रोटैगनिस्ट है, हीरोइन है। और ये जीवन और पार्टियों से प्यार करती हैं। इनको किससे प्यार है, इनको अपने लाइफ से प्यार है, मौत से डरती हैं। ये सोचना पड़ता है ना कि हाँ मरना भी है एक दिन, तो जब मौत को सोचती हैं तो ये डर जाती हैं, मौत का डर भी इनको सताता है। बट इनको लाइफ से बड़ा प्यार है। और किस चीज़ से प्यार है, पार्टी से बड़ा प्यार है, पार्टी करना, मौज मस्ती करना, इनको बड़ा प्यार है। लेकिन इन्हें मौत का डर भी सताता रहता है। और ये समाज में एक मास्क पहनकर चलती हैं, सोशल मास्क, ठीक है, तो ध्यान रखना है। दूसरी जो कैरेक्टर है सेप्टिमस स्मिथ, ये जो है ना कैरेक्टर सेप्टिमस स्मिथ जो है ये क्लैरिसा का क्या है, ट्रेजिक डबल माना जाता है, यानी कि क्लैरिसा का डबल रूप माना जाता है। ये क्या है, ये बेचारा एक पूर्व सैनिक है जो युद्ध के कारण मानसिक रूप से बीमार हो गया है, यानी कि जो वर्ल्ड वार हुआ था फर्स्ट उसके कारण बेचारा ये मानसिक रूप से बीमार है। और ऐसा कहा जाता है कि ये क्लैरिसा डैलोवे है इसी का दूसरा रूप है। अभी हम कहानी को लास्ट में समझेंगे इसको लेके। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है पीटर वॉल्स। पीटर वॉल्स ये कौन है, काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी एडवेंचरस है। ये क्लैरिसा का ना पुराना प्रेमी है, काफ़ी भावुक भी है
और क्लैरिसा ने क्या किया था जवानी में, इसने क्या किया था, प्यार करता था क्लैरिसा से, शादी का प्रपोजल भी दिया था, लेकिन क्लैरिसा क्या करती है, शादी का जो प्रपोजल है वो ठुकरा देती है जब ये लोग यूथ रहते हैं। उसके बाद आ जाएंगे सैली स्टोन। ये क्लैरिसा की बचपन की दोस्त रहती है, ठीक है, बचपन की सहेली रहती है, और जवानी में ये बहुत ज़्यादा रेबेलियस होती है, काफ़ी विद्रोही होती है, लेकिन अब शादी करके एक साधारण सी हाउसवाइफ बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है रिचर्ड डैलोवे। रिचर्ड डैलोवे कौन है, ये क्लैरिसा के हस्बैंड हैं, यानी कि मिसेस डैलोवे के हस्बैंड हैं, और ये ना ये एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सदस्य हैं। ये काफ़ी अच्छे इंसान हैं, काइंड है, बट अनइमेजिनेटिव हैं, यानी कि कल्पना शक्ति की इनमें कमी है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है सर विलियम ब्रॉडशॉ। ये जो कैरेक्टर है ना, ये एक ध्यान रखना, ये एक मशहूर साइकेट्रिस्ट है। क्या है, एक मशहूर साइकेट्रिस्ट है, और ये समाज के जो कठोर नियमों का सिंबल है। मतलब ये मरीजों की भावनाओं को नहीं समझते, बस कहने का मतलब ये है, मरीजों की भावनाओं को ये नहीं समझते, कोई बीमार है उससे मतलब नहीं इनको। एलिजाबेथ डैलोवे, ये कौन है एलिजाबेथ डैलोवे, तो इनको याद रखना, ये क्लैरिसा की डॉटर है, ठीक है, यानी कि मिसेस डैलोवे की ये डॉटर है। सी इज क्लोज्ड हर ट्यूटर मिस किलमैन, ये अपने ट्यूटर से काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी क्लोज है। अब आ जाते हैं कहानी पर। कहानी बहुत छोटी सी है और बहुत अच्छी है, इजी सी है। कहानी ये है कि सुबह, मतलब ये कहानी ना पूरी कहानी एक दिन में घटती है, क्वेश्चन बार बार आया था, लास्ट टाइम भी आया था, तो ये ध्यान रखना है। प्लॉट समरी, मॉर्निंग का समय है, सुबह का समय है, टाइम है। स्टोरी शुरू होती है क्लैरिसा डैलोवे, जो इस समय कितने साल की हैं, 52 साल की हैं, ओल्ड हाई सोसाइटी वुमेन है। रिचर्ड डैलोवे की ये वाइफ है, और ये रिचर्ड डैलोवे क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। गोइंग आउट टू बट फ्लावर्स बाय अ पार्टी सी इज होस्टिंग दैट इवनिंग। इसमें फेमस ओपनिंग लाइन यही है, मिसेस डैलोवे शेड सी वुड बाय द फ्लावर्स हर सेल्फ। देखिए कहानी की शुरुआत ना मिसेस डैलोवे, इसी क्लैरिसा डैलोवे को मिसेस डैलोवे कहा जाता है, तो कहानी की शुरुआत क्लैरिसा डैलोवे से होती है। क्लैरिसा डैलोवे कितने साल की हैं, 52 साल की हैं, और वह उस शाम, मतलब शाम हो रही है, मतलब वह उस शाम, मतलब आज का दिन है, जैसे आज का दिन संडे है, संडे को मैंने ले लिया, इसमें ऐसा नहीं है, बस मैं समझाने के लिए कह रही हूँ। जैसे आज संडे है, संडे की मॉर्निंग में ये सोच रही है कि संडे के शाम में हमें एक पार्टी देना है, ठीक है, एक पार्टी होने वाली है घर पे। अब घर पे पार्टी होने के लिए शाम में पार्टी होगी, और सुबह में ये क्लैरिसा सोच रही हैं कि जाके मुझे फूल खरीदना है, अब मैं जाऊँगी फूल खरीदने के लिए। तो यही बात वो बोलती हैं, मिसेस डैलोवे सेड शी वुड बाय द फ्लावर्स हर सेल्फ। मिसेस डैलोवे ने कहा कि वो फूल खुद खरीदेंगी, आज शाम में जो पार्टी होने वाली है, मैं आज शाम के लिए फूल खुद खरीदने जाऊंगी। ये कौन कहती है, मिसेस क्लैरिसा, या आप ये बोल सकते हो मिसेस डैलोवे। फिर क्या होता है, फिर याद रखना, जैसे ही वो फूल खरीदने के लिए लंदन की सड़कों पर चलती हैं, उन्हें मोटर कार और हवाई जहाज़ की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिससे वो अपने बचपन के घर बॉर्टन की याद आने लग जाती है, ठीक है। ऐसे मोटर कार, एरोप्लेन, किसी की भी जैसे बाहर निकली हैं, वो फूल खरीद रही हैं, रोड पर हैं, तो मोटर गाड़ी की आवाज़ आ रही है, हवाई जहाज़ की आवाज़ उनके कानों में जा रही है, तो जिससे उनके बचपन तुरंत वो सोचने लग जा रही हैं। कहाँ पे, उनका घर बचपन के बॉर्टन, ठीक है, उनका घर बॉर्टन की याद आने लग जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जैसे होता नहीं है, अरे भाई ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस पे लिखा गया है, तो राइटर कुछ भी सोच सकता है, जैसे जैसे वो सोच रहा है वैसे वैसे कहानी चल रही है। अभी मैं पढ़ाते समय क्या सोच रही हूँ मैं बता दूँ, तो वही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस है। पढ़ाते समय भी इंसान कुछ ना कुछ दिमाग में, अभी आप देख ही रहे होंगे, तभी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, तो जैसे जैसे चल रही है वैसे वैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, एक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो मोटर गाड़ियों की आवाज़ सुनती है तो उनके दिमाग में अपने बचपन की याद आ जाती है, तो वो भी दिखाया गया है यहाँ पे, वर्जीनिया वुल्फ ने दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे द अनएक्सपेक्टेड विजिटर। तभी क्या होता है, जैसे ये घर पहुँचती हैं फूल खरीद के, अपने घर पहुँचती हैं मिसेस डैलोवे, तो देखती हैं कि इनका एक पुराना प्रेमी है पीटर वॉल्स, अचानक भारत से वापस आ गया है। ये इनका पुराना प्रेमी है, ओल्ड लवर है, अचानक से ये भारत वापस आ गया है। दोनों की मुलाकात होती है, मिसेस डैलोवे की और पीटर वॉल्स की। दोनों जैसे मिलते हैं, तो भाई अब जब दोनों प्रेमी मिलेंगे, एक्स प्रेमी सामने हैं, तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, पास्ट की बहुत सारी चीज़ें। अब ये सोचने लग जाते हैं, ये भी सोचने लग गया, ये भी सोचने लग गई, तो दोनों सामने आ जाता है कि हमारी जो मतलब पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्लैरिसा के दिमाग में ये आता है, मिसेस डैलोवे सोचती हैं कि क्या मैंने पीटर को छोड़कर
पीटर को छोड़कर रिचर्ड से शादी करके सही किया, ऐसा दिमाग में आता है, होता ना दिमाग में, तो वही चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक में लिखा गया, तो जो जो दिमाग में आएगा वही बताया जा रहा है। तो ये अपने पुराने प्रेमी से मिलती हैं, बातें वगैरह करती हैं, तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो ये क्लैरिसा सोच रही है कि क्या मैंने पीटर को छोड़ के गलत किया, क्या रिचर्ड से शादी कर लिया, पीटर ने मुझे तो प्रपोज किया था शादी के लिए, मैंने इस प्रपोजल को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया और मैंने रिचर्ड से शादी कर ली, क्या मैंने गलत किया, ऐसा ये सोचती है। तो पीटर को भी लगता है कि क्लैरिसा बहुत ज़्यादा वर्ल्डली हो गई है, वर्ल्डली मतलब बहुत दुनियादारी, अब ये दुनियादारी वाली हो गई है, वो क्लैरिसा नहीं रह गई। फिर इसी बीच एक चीज़ और ध्यान रखना, इसी बीच एक और कहानी चलती है। एक तरफ तो इनकी कहानी चलती है, क्लैरिसा पीटर वॉल्स, इनकी कहानी चलती है, और इसी बीच एक और कहानी चलती है, पैरेलल प्लॉट भी है, दूसरी ओर एक और कहानी चलती है, तो जिसका नाम रहता है सेप्टिमस स्मिथ, इसकी कहानी चल रही होती है। उसी शहर में एक और कहानी चल रही होती है, किसकी, सेप्टिमस स्मिथ की कहानी चल रही होती है, साथों साथ कहानी चल रही है। तो एक तरफ इनकी कहानी चल रही है, एक तरफ ये सेप्टिमस वैरन की कहानी चल रही है। अब ये सेप्टिमस कौन है, फिर क्या होता है उसी शहर में एक और कहानी चल रही है, सेप्टिमस स्मिथ। तो ये जो सेप्टिमस स्मिथ है ना, ये वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था ना, वहाँ से ये लौटा है, और ये बेचारा शेल शॉक से ग्रसित है, जिसको हम PTSD बोलते हैं, एक डिसऑर्डर है, बीमारी है, मानसिक बीमारी, इससे ये जूझ रहा है। ऐसी बीमारी इसको क्यों हुई है, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट जब हुआ था उसी से इसके दिमाग पर गहरा असर हुआ है, जिससे ये सेल शॉक से क्या कर रहा है, जूझ रहा है, जिन्हें आज के टाइम पर PTSD बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर क्या होता है, इसकी जो वाइफ रहती है, इसकी इटालियन वाइफ रहती है रेजिया, इसकी वाइफ रहती है। सेप्टिमस स्मिथ की वाइफ कौन रहती है, रेजिया। तो ये अपनी पत्नी के साथ, सेप्टिमस स्मिथ जो है ना, ये अपनी पत्नी रेजिया के साथ पार्क में बैठा हुआ है, और ये इसको ना बार बार अपने मरे हुए दोस्त की याद आ रही है। मतलब इसका जो मरा हुआ दोस्त है, इवांस नाम रहता है, ठीक है, इवांस नाम रहता है, शायद वो वर्ल्ड वार में मरा हो, तो उसकी बार बार इसको याद आती है, हेलुसिनेशन होता है, भ्रम होता है। इसलिए ये बार बार जब इस तरह अपने दोस्त को सोचता है ना, तो इसको ऐसा फील होता है कि मैं क्यों ना ही सुसाइड कर लूँ, तो ये बार बार सुसाइड करने को सोचता है। ये सेल लॉक बीमारी से जूझ रहा है, मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, इसी वजह से। फिर क्या होता है, यहाँ पे उल्फ दिखाती हैं कि क्लैरिसा और सेप्टिमस एक दूसरे से कभी नहीं मिले हैं। जो क्लैरिसा है और जो सेप्टिमस है, ये जो क्लैरिसा है मिसेस डैलोवे, और ये जो सेप्टिमस है, एक दूसरे से कभी मिले नहीं हैं, लेकिन दोनों एक जैसे हैं। क्लैरिसा जहाँ दुनिया से जुड़ी हुई है, और वहीं पे सेप्टिमस क्या है, सेप्टिमस दुनिया से कट चुका है, उसको सिर्फ आत्महत्या करना सोच रहा है, उसको उसके दोस्त की याद आ रही है, वो बिल्कुल नहीं जीना चाह रहा है, वो भ्रम, उसको बार बार हेलुसिनेशन होता है। वहीं पे क्लैरिसा क्या है, उसको दुनिया बड़ी अच्छी लग रही है, वो मरने को सोचती है तो उसको डर लग जाता है, उसको पार्टी करना अच्छा है। तो दोनों एक दूसरे से मिले नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे जैसे ही हैं, ऐसा यहाँ पे उल्फ बताती हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो पत्नी है इसकी, ठीक है, इसकी जो पत्नी रहती है रेजिया ना, सेप्टिमस को कहाँ लेके जाती है, बड़े डॉक्टर विलियम ब्रैडसा के पास लेके जाती है। ये विलियम ब्रैडसा क्या है, एक बड़ा सा डॉक्टर है, मतलब बड़ा डॉक्टर है, इसके पास बेचारी लेके आती है अपने हस्बैंड को। ये डॉक्टर ना बहुत ज़्यादा कठोर रहता है और कहता है कि सेप्टिमस को पागल खाने भेज देना चाहिए, क्योंकि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसे असाइलम भेज दो। बिना उसके जांच पड़ताल किए डायरेक्ट बोल देता है, इतना खड़ूस रहता है ये। तो डॉक्टर के इस रवैये से सेप्टिमस को बहुत ज़्यादा घबराहट फील होता है कि ये मुझे पागल खाने भेज देंगे। वैसे भी उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, बार बार वो हेलुसिनेशन उसको होता है, वो सुसाइड करने की सोचता है। अब डॉक्टर जब इस तरह उसके सामने बोल दिया कि इसको पागल खाने भेज दो, तो सेप्टिमस को क्या होता है, बहुत ज़्यादा घबराहट फील होती है। तो उसको लगता है ना कि मेरी आज़ादी ये लोग छीन लेंगे, मुझे पागल खाने भेज देंगे। ये क्या करता है, उसी समय एक खिड़की से नीचे कूदकर सुसाइड कर लेता है। कौन, सेप्टिमस जंप कर देता है, सुसाइड कर लेता है, मर जाता है। अब यहाँ पे सेप्टिमस की कहानी ख़त्म। उसके बाद ये दोपहर का समय था, ओके, ये ध्यान रखना है। ये जो डॉक्टर है ना, ये मीडी दिखाया ना, यहाँ पे दोपहर के समय लेके आती है, ये आफ्टरनून के समय ही लेके आती है। उसके बाद शाम में पार्टी था, मैंने बताया ना शाम में पार्टी होने वाली थी, तो पार्टी का टाइम हो गया है। अब यही जो शाम की पार्टी है ना, ये क्लाइमेक्स सीन है। कौन सी सीन है, यही क्लाइमेक्स सीन है, ध्यान रखना। कहानी का अंत ना क्लैरिसा के पार्टी में ही होता है। अब कहाँ पार्टी हो रही है, पार्टी चालू हो गई है। पार्टी में कौन कौन आया है, पीटर वॉल्स जो उसका
पुराना प्रेमी है वो भी आया है। और कौन आया है, सैली सेटॉन। ये सैली सेटॉन कौन रहती है, ये क्लैरिशा की दोस्त रहती है, वो भी आते हैं पार्टी में। पार्टी में सभी लोग आते हैं और इसी पार्टी में ये विलियम ब्राडशॉ भी पहुंचता है, जो ये डॉक्टर है, जो उसको कहा था कि बेचारे सेप्टिमस को कहा था कि पागल खाने भेज दो, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेता है। तो इस पार्टी में सारे लोग मिलते हैं, ठीक है। पार्टी के बीच में डॉक्टर ब्रैडशॉ भी आते हैं और जैसे ये आता ना तो बताता है, किसको, क्लैरिशा को बताता है, क्लैरिशा को अपनी पार्टी में बताता है कि हाँ एक पेशेंट मेरे पास आया था और वो ऐसे ऐसे था, मैंने उसे कहा तो वो जाके सुसाइड कर लिया, मर गया। तो क्लैरिशा को अपनी पार्टी में मौत की खबर सुनकर बुरा लगता है, लेकिन फिर वो वहाँ से उसको घबराहट फील होने लग जाती है। जब मौत की खबर सुनती है तो वो चली जाती है एक छोटे से कमरे में, जाकर अकेले सोचती है। उसे फील होता है कि सेप्टिमस की मौत ने उसे, यानी कि उसकी आत्मा को, पवित्रता को बचाया, उसकी आत्मा की चैस्टिटी को बचाया है, ठीक है। वो उसकी मौत को ना एक कम्युनिकेशन के थ्रू देखती है। किसकी मौत को, उसी की मौत को एक कम्युनिकेशन की तरह देखती है सेप्टिमस का, ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है, सब कुछ अपने आप को ठीक ठाक करके लेके आती है। मतलब जैसे उसको ना मौत बार बार क्या होता था, उसको ज़िंदगी से प्यार था, पार्टी वगैरह से प्यार था, तो मौत को सुन के या मौत के बारे में सोच के घबरा जाती थी। अब अचानक से पार्टी में वो किसी की मौत सुनी तो उसको ना फिर सोचने लग गई, तो वो कमरे में जाके अपने आप को ठीक करती है, फील करती है ऐसा वैसा। उसके बाद फिर आती है, सब कुछ ठीक ठाक करके फिर से पार्टी में आ जाती है। लास्ट में क्लैरिशा वापस मेहमानों के बीच आ जाती है तो पीटर उसे देखकर क्या कहता है, फॉर देयर सी वॉज। ये पीटर का कहना है, जो उसका पुराना प्रेमी वो कहता है, ठीक है। काफ़ी रोमांटिक अंदाज में कहता है, फॉर देयर सी वॉज, क्योंकि वह वहाँ थी, इस तरह वो कहता है, ठीक है। तो ये कहानी थी, यहीं पे ख़त्म हो गई कहानी। अब यहाँ पे हम समझेंगे मेजर थीम्स समझ लेंगे। टाइम एंड मोर्टेलिटी, इसकी मेजर थीम ये है कि जो टिकिंग ऑफ बिग बेन, यानी कि बिग बेन का बजना, ये जो लंदन की एक क्लॉक है, ठीक है, घड़ी का बजना, ये घड़ी है। तो बिग बेन का बजना बाहरी समय दिखाता है, यानी कि लीनियर टाइम दिखाता है, जबकि कैरेक्टर की यादें उसके मन के समय, यानी कि साइकोलॉजिकल टाइम को दिखाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। दूसरा याद रखना, मेंटल हेल्थ एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो मेंटल हेल्थ कौन था, सेप्टिमस के जरिए वर्जीनिया वुल्फ ने दिखाया कि युद्ध के बाद सैनिकों की जो मानसिक हालत थी ना, उसको समझने में डॉक्टर जैसे नाकाम रहे। कि युद्ध के बाद, ये सेप्टिमस एक सोल्जर ही था, युद्ध के बाद जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ ना, उसके बाद जो सैनिक थे ना, उनकी मानसिक हालत एकदम ख़राब हो गई, यहाँ तक कि डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे, नाकाम रहे। तीसरा देखना है यहाँ पे सोशल मास्क, सामाजिक मखौटा। क्लैरिशा जो है ना वो पार्टी के दिखावे की दुनिया है, हाँ। क्लैरिशा की जो पार्टी है ना वो दिखावे की दुनिया है, जहाँ लोग अपनी असली भावनाओं को छिपाते हैं। वहाँ कोई अपने इमोशन को थोड़ी दिखाएगा। जैसे क्लैरिशा ने मौत की खबर सुने तो इमोशन उसके चेहरे पे दिखने वाला था, लेकिन वो वहाँ से हट जाती है। तो ये ध्यान रखना है। प्राइवेसी ऑफ द सोल, ये भी ध्यान रखना। क्रिटिकल फैक्ट याद रखना कि इस नावल का पूरा नाम क्या है, इस नावल का जो मतलब वर्किंग टाइटल क्या है, द आर्स है, यानी कि मिसेस डैलोवे से पहले इसका टाइटल क्या था, द आर्स था, ठीक है। कंपैरिजन याद रखना कि सेप्टिमस को क्लैरिशा का क्या कहा जाता है, शैडो कहा जाता है, शैडो या उसका पोएट रूप कहा जाता है, ये ध्यान रखना। क्लैरिशा का इन्फ्लुएंस याद रखना यहाँ पे, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस का जो नॉवल है ना यूलिसेस, 1922 में आया था जेम्स जॉयस का ये नॉवल है यूलिसेस, इससे काफ़ी प्रभावित थी, लेकिन वो अपनी स्टाइल को अधिक कोमल रखना चाहती थी, ये ध्यान रखना। फाइनल लाइन यही है, द बुक एंड्स विद पीटर्स पर्सपेक्टिव, इट इज़ क्लैरिशा ही सेड फॉर देयर शी वॉज। ये फाइनल लाइन बोलता है कौन, वो बोलता है पीटर बोलता है, इट इज़ क्लैरिशा, ये क्लैरिशा ही है, उसने कहा फॉर देयर शी वॉज, वह वहाँ नहीं थी। तो ये फाइनल लाइन है इस बुक की, तो ध्यान रखना है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ओरिजिनल टाइटल क्या है, तो ओरिजिनल टाइटल इसका मिसेस डैलोवे का दी आर्स है, ठीक है। इस नॉवल में शुरू में सोचा गया नाम यही था, दी आर्स। ये नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इस कहानी में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी कहानी घड़ी की सुइयों के साथ आगे बढ़ती है, इसलिए यहाँ पे आर्स रखा गया था। बाद में मिसेस डैलोवे पड़ा। पब्लिकेशन ईयर की बात करेंगे तो 14 मई 1925 को ये पब्लिश हुआ था, और इसे कहाँ पब्लिश कराया गया था, तो होगार्थ प्रेस में छापा गया था, पब्लिश कराया गया था, जो खुद वर्जीनिया वुल्फ और उनके पति लियोनार्ड वुल्फ की कंपनी है, ये होगार्थ प्रेस। टाइम स्पैन की बात करेंगे तो ये पूरे नॉवल की कहानी ना जून 1923 के सिर्फ एक दिन में घटती है, यानी कि सुबह से लेकर रात तक की पार्टी, बस सुबह से कहानी शुरू होती है, रात की पार्टी में ख़त्म हो जाती है। सेटिंग की याद रखना यहाँ पे, सेटिंग कहानी का जो सेटिंग है वो लंदन में ही रखा गया है, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ख़त्म होने के बाद
ठीक है, मतलब स्पेशली कहानी की जो सेटिंग रखी गई है ना, वो स्पेशली वेस्टमिनिस्टर के इलाके में, मतलब लंदन के वेस्टमिनिस्टर एरिया में रखा गया है इसकी सेटिंग। बिग बेन क्या है तो ये ध्यान रखना है। बिग बेन ये जो समय था ना, ये 12 सेटिंग इसकी कहाँ रखी गई है, ध्यान रखना, लंदन में ही रखी गई है, स्पेशली वेस्टमिनिस्टर इलाके में रखी गई है। और ये समय ना वर्ल्ड वार फर्स्ट के ख़त्म होने के बाद का टाइम था। बिग बेन मतलब ये लंदन की मशहूर घड़ी है, ठीक है, ये लंदन की मशहूर घड़ी बिग बेन का बजना इस नॉवल में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। यानी कि जब भी घड़ी बजती है, अलग अलग जगह पर कैरेक्टर जो कैरेक्टर है उनके थॉट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो ये क्रोनोलॉजिकल टाइम को याद दिलाता है। ठीक है भैया, ध्यान रखना। ओपनिंग लाइन यही थी, मिसेस डैलोवे शेड, जो मैंने बताया। शूटर कौन है तो पीटर वॉल्स है, जैसे कि मैंने बताया अभी। पुराना प्रेमी यही था, क्लेरिसा का पुराना प्रेमी, जो पार्टी वाले दिन ही भारत से वापस लौटता है। ये काफ़ी रोमांचक है, काफ़ी भावुक है, और जिसे क्लेरिसा ने जवानी में ठुकरा दिया था। रेबेलियस फ्रेंड कौन है तो शैली शेटन है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो शैली शेटन है, ये क्लेरिसा की बचपन की दोस्त है, काफ़ी करीबी दोस्त है, यानी कि बचपन की दोस्त जब क्लेरिसा बॉर्टन में रहती थी तब की। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, जवानी में क्लेरिसा ने शैली को किस किया था, ये भी याद रखना है। और क्लेरिसा उस पल को क्या कहती हैं, एक्सक्विजिट मोमेंट कहती हैं, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट पे आएंगे इनके हस्बैंड कौन थे, रिचर्ड डैलोवे, ये क्लेरिसा के पति हैं, ठीक है, क्लेरिसा के पति हैं रिचर्ड डैलोवे, यानी कि मिसेस डैलोवे के हस्बैंड। और ये क्या थे, एमपी थे। ये काफ़ी स्टेबल हैं टाइप के बंदे थे और काइंड थे, बट क्या था इसमें ना कल्पना शक्ति की कमी थी। एंटागोनिस्ट कौन है तो ये ध्यान रखना, सर विलियम ब्राडशाई, ये डॉक्टर है, यही एंटागोनिस्ट है जिसकी वजह से स्मिथ की डेथ हो जाती है, सेप्टिमस की डेथ हो जाती है, सॉरी। तो ये एक साइकेट्रिस्ट है जो सेप्टिमस का इलाज करता है। तो वर्जीनिया वुल्फ इस कैरेक्टर के जरिए ना डॉक्टर की जो कठोरता है और सामाजिक दिखावे की आलोचना करती हैं, सोशल प्रोपोर्शन की, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पैरेलल नैरेटिव सेप्टिमस स्मिथ है, यानी कि लगातार 2 कहानियाँ चल रही हैं, एक तरफ क्लैरिशा की, एक तरफ सेप्टिमस स्मिथ की। तो सेप्टिमस स्मिथ जो है, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ को क्लैरिशा का क्या माना जाता है, डबल शैडो माना जाता है। याद रखना, डबल शैडो, डबल पोएट या डबल शैडो माना जाता है। यानी कि जहाँ क्लैरिसा समाज और सैनिटी को दिखाती हैं, वहीं सेप्टिमस युद्ध के पागलपन और ट्रेजेडी को दिखाता है। और ये सेप्टिमस शेललॉक से ग्रसित है, ये ध्यान रखना, शेललॉक, ठीक है, एक बीमारी है, आजकल इसे PTSD कहा जाता है, जो उसे वर्ल्ड वार फर्स्ट में लड़ने के कारण ये बीमारी हुई थी बेचारे को। नेक्स्ट पे आएंगे, इसकी जो वाइफ थी, इटालियन वाइफ, उसका नाम क्या था, लुक्रेजिया, यानी कि रेजिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो लुक्रेजिया यानी कि रेजिया, ये स्मिथ स्टीफन की इटालियन वाइफ थी। ये अपने पति की मानसिक हालत देखकर बहुत दुखी हुई थी, अकेली फील करती थी, क्योंकि इसकी मदद कोई नहीं कर पा रहा था, मतलब ये अपने पति की मदद नहीं कर पा रही थी। घोस्टली प्रेजेंस की बात करेंगे, भूतिया याद है, तो सेप्टिमस को अक्सर अपने मरे हुए दोस्त अफसर इवांस का हेलुसिनेशन होता था, जो युद्ध में मारा गया था, हमेशा याद करता था। द एक्ट ऑफ डेफियंस, यानी कि डॉक्टर के पागलखाने भेजने के डर से सेप्टिमस क्या करता है, खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। बाद में क्लैरिशा उसकी मौत को अपनी आत्मा को बचाने और दुनिया में कम्युनिकेशन करने की तरीका के रूप में मानती है। तो ये चीज़ें पॉइंट याद रखना है बच्चे। लिटरेरी टेक्निक की बात करेंगे तो इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस का यूज़ किया है। ये जो नॉवल है ना, ये इस टेक्निक का मास्टरपीस है। इसमें कहानी सीधी नहीं चलती, बल्कि कैरेक्टर के मन में आने वाले थॉट और यादों के प्रभाव से चलती है। जैसे जैसे कैरेक्टर के मन में जो थॉट आ रहे हैं वैसे वैसे चल रही है। टनलिंग प्रोसेस, वर्जीनिया वुल्फ ने अपने लिखने के तरीकों को क्या कहा है, टनलिंग प्रोसेस बताया है। अपने लिखने के तरीकों को टनलिंग, ठीक है, टनलिंग प्रोसेस कहा है, यानी कि सुरंग खोदने की प्रोसेस कहा है। इसका मतलब कैरेक्टर के पीछे जो गुफाएं हैं खोदना, ताकि उनके पास्ट यानी कि कुरेदना, उनके पास्ट को रीडर के सामने लाना, ठीक है, इसे क्या कहा है इन्होंने, ये भी ध्यान रखना है, टनलिंग प्रोसेस। ल्यूमिनस हैलो, जैसे मैंने बताया था, अपने इससे मॉडर्न फिक्शन में उल्फ ने कहा था कि जीवन क्या है, एक गिग लैम्प्स है, एक गिग लैम्प्स, यानी कि सजावटी बत्तियों की तरह नहीं, बल्कि एक ल्यूमिनस हैलो की तरह है। तो ल्यूमिनस हैलो भी इन्होंने ही बोला था, ध्यान रखना, ठीक है। सामाजिक मास्क की बात करेंगे तो ये जो नॉवल है ना, ये प्राइवेट लाइफ और पब्लिक सेल्फ के बीच के अंतर को दिखाता है। जैसे कि क्लैरिशा थी ना, क्लैरिशा पार्टी में एक मास्क पहन कर रहती थी, लेकिन अंदर से वो कुछ और ही फील करती थी, ठीक है, सामने मतलब दिखाती कुछ और थी, अंदर से फील और कुछ करती थी। फाइनल लाइन यही है, नॉवल एंड होता है ये पीटर वॉल्स के वर्ड से, फॉर देयर सी वॉच, ठीक है, ये नॉवल इसी वर्ड से मतलब ख़त्म होता है।
पीटर वॉल्स के नज़रिए से। तो ये था पूरी स्टोरी। कैसा लगा? ये है ये पूरी ये नॉवल इसी लाइन पे ख़त्म होता है, पीटर वॉल्स के नज़रिए से। ठीक है, तो ये था भाई मिसेस डैलोवे, ख़त्म कर दिया मैंने। और इम्पॉर्टेंट है वो भी बता दीजिए कि मैम वो भी जल्दी से करा दीजिए, तो इम्पॉर्टेंट वो करा दूंगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसका PDF चाहिए टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा, इसका PDF मिल जाएगा। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड 5000+ MCQs अगर किसी को चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है भाई। इसमें 5000+ MCQs है, PDF है। अगर आपको चाहिए ELT के लिए है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ले सकते हो। बाय बाय।